हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है वन कवर कर चुके थे। ठीक है, आज जो है हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और अभी तक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, उन लोगों को उन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि उन लोग जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देखिए जो है हम लोग 11 नंबर चैप्टर का जो है सेल एवं बैटरी है हम लोगों का चैप्टर। हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके थे, बेसिक्स ही देख चुके थे। हम लोग जो है आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ से। ठीक है, हम लोग फर्स्ट नियम जो है कल देख चुके थे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सेकंड लॉ। ठीक है, देखिए, यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से एक ही समय में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात M1 जो है व्युत्क्रमानुपाती W1 हो जाता है। अनुपात या फिर कॉमा है, शायद सही से दिख नहीं रहा, एक मिनट देखिए क्या है। M2 व्युत्क्रमानुपाती W2 हो जाएगा और M3 व्युत्क्रमानुपाती W3 हो जाएगा, या फिर M1/W1 हो जाएगा। M1/W1 इजकल टू M2/W2 इजकल टू M3/W3। इस तरीके से भी हम लोग जो है ये टोटल जो है एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ M1 M2 M3 इजकल टू इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है, और W1 W2 एवं W3 जो है आपको पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, उसे देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है, देखिए, यदि 200 सेकेंड में 0.5 एम्पियर डीसी विद्युत धारा के द्वारा वोल्टामीटर के में कैथोड पर 111.81 मिलीग्राम चांदी एकत्र की जाती हो तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात है। समय t इजकल टू 200 सेकेंड, विद्युत धारा I इजकल टू 0.5 एम्पियर, एकत्र पदार्थ का द्रव्यमान M इजकल टू 111.81 मिलीग्राम इजकल टू आपका 111.81 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। ठीक है, सूत्र में जो है M इजकल टू ZIT से आपका Z इजकल टू M/IT इजकल टू 111.81 इंटू 10⁻³ इंटू 200 इजकल टू 1.1181 मिलीग्राम इजकल टू मिलीग्राम बाई कूलाम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका वैद्युतिक अपघटन के अनुप्रयोग। ठीक है, वैद्युतिक अपघटन के अनुप्रयोग क्या है उसको देख लीजिए। वैद्युतिक अपघटन एक बहुउपयोगी प्रक्रिया है और इसके उपयोग निम्न है। ठीक है, कौन कौन से इसके उपयोग हैं उसके बारे में देख लीजिए। पहला क्या है, विद्युत लेपन। ठीक है, विद्युत लेपन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी धातु पर जो है अन्य धातु की बारीक परत को चढ़ाना जो है बारीक परत को चढ़ाना या लेपन करना जो है विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, देखिए मौलिक सिद्धांत क्या है। लवणों के घोल में दृष्ट धारा प्रवाहित करने पर धातुओं को लवणों से पृथक किया जा सकता है। लवण से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परत के रूप में चढ़ाया जा सकता है। इस क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। लोहे पीतल आदि से बनी वस्तुओं की सतह को
वातावरण के प्रभावों से सुरक्षित रखने और उसे चमकदार बनाने के लिए उन पर जो है क्षरण उन पर धातु धातु की परत चढ़ाना जो है विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है ना, उस पर जो हम लोग जंग लगने से बचाने के लिए जो परत चढ़ाते हैं उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है, क्षरण रोधी है ना, यह नोबल मेटल। ठीक है, देखिए क्या है आगे, अगले देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखिए उदाहरण के लिए पीतल उदाहरण एक मिनट, हाँ देखिए उदाहरण के लिए पीतल की वस्तु पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में चांदी की प्लेट को एनोड के रूप में लटकाया जाता है और पीतल की वस्तु को कैथोड से संयोजित किया जाता है। विद्युत लेपन की जाने वाली वस्तु को रेत से साफ कर जो है कास्टिक सोडा के घोल में डाला जाता है, जिससे कि वस्तु की चिकनाई दूर हो जाती है और फिर उसे साफ जल से धोकर इलेक्ट्रोलाइट में लटकाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम साइनाइड की कुछ मात्रा उत्प्रेरक के रूप में डाली जाती है। अब एनोड व कैथोड को डीसी स्रोत से संयोजित कर घोल में से कुछ मिनटों के लिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अच्छी परत जमाने के लिए विद्युत धारा का मान कम रखना चाहिए और वस्तु पर चांदी की परत चढ़ जाने के बाद जो है बफिंग क्रिया द्वारा जो है वस्तु की सतह को चमकदार बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से ये पूरी जो है प्रक्रिया की जाती है, दिख रहा होगा यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग पूरी प्रक्रिया को जो है करते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग विद्युत लेपन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, यह आपका कार्य पदार्थ, ये जो है दिख रहा है आपको, एक कार्य पदार्थ है जो ऊपर में निकला हुआ रहता है, उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। और देखिए दूसरी साइड जो है इसमें जो बॉक्स बना है, ये इसमें जो डाला गया है उसे जो बॉक्स है आपका, वो सिल्वर नाइट्रेट का घोल से जो है भरा हुआ है। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका सिल्वर एनोड है। ठीक है, ये आपका कैथोड है और ये सिल्वर एनोड है। ठीक है, आगे देखिए इधर देखिए यहाँ से जो है निगेटिव दे दिया, यहाँ पे एक मोटर लगा होगा या फिर अल्टरनेटर या आर्मेचर, उसके जो है अल्टरनेटर नहीं होगा, यहाँ पे आर्मेचर होगा, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में नेगेटिव टर्मिनल में एक रियोस्टेट लगा दिया गया है और यहाँ पे एक इंडक्टेंस लगा करके वेरिएबल इंडक्टेंस लगा दिया गया है और रियोस्टेट भी ये भी वेरिएबल है और यहाँ से इसकी हेल्प से जो है इधर कैथोड में भी दिया गया है। ठीक है, और इस प्रक्रिया से ही हम लोग विद्युत लेपन की क्रिया जो है संपन्न करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, विद्युत मुद्रण। ठीक है, विद्युत मुद्रण क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए इस विधि में पहले अक्षरों की कंपोजिंग करके किसी पुस्तक के एक पूरे पृष्ठ का पाठ्य यानी कि टेक्स्ट तैयार किया जाता है। अब इस पर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। अब इस प्रतिलिपि को चालक बनाने के लिए उस पर ग्रेफाइट पाउडर छिड़क दिया जाता है। इस प्रतिलिपि को जो है कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 के घोल में कैथोड से संयोजित कर दिया जाता है और एनोड पर जो है तांबे की प्लेट चढ़ाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है,
घोल में से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर तांबे का एक ब्लॉक तैयार हो जाता है, जिसका जिसका उपयोग छपाई के लिए किया जाता है। ठीक है। वर्तमान में विद्युत मुद्रण का प्रचलन बहुत कम हो गया है। इसका स्थान कंप्यूटर के द्वारा जो है कंपोज किए गए जो है मैटर की फ़ोटो फिल्म ने ले लिया है। ठीक है। जिसका उपयोग ऑफसेट छपाई के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है देखिए, धातु शोधन। ठीक है। धातु शोधन अगला पॉइंट है। इसका क्या है अगला पॉइंट देखिए, धातु शोधन किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए, इस विधि में अशुद्ध धातु की प्लेट को एनोड के रूप में उसी धातु के किसी लवण के घोल में जो है लटका दिया जाता है। कैथोड के रूप में शुद्ध धातु की प्लेट प्रयोग की जाती है। घोल में से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु के कण कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं तथा अशुद्धियाँ एनोड पर ही रह जाती है। इस प्रकार अशुद्ध धातु का शोधन संपन्न हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, धातु निष्कर्षण। ठीक है। धातु निष्कर्षण क्या है, अनेक धातुओं के उत्पादन के लिए वैद्युतिक अपघटन विधि अपनाई जाती है। इस विधि में अयस्क को एनोड के रूप में और उत्पादन की जाने वाली धातु के किसी लवण का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। घोल में से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अयस्क में से वांछित धातु के कण घोल में से पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे मिट गया। चलिए इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, घोल में से हुए कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ठीक हो जाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे क्या है, कैपेसिटर निर्माण। ठीक है। कैपेसिटर निर्माण के बारे में देखिए, इसके बारे में क्या है, उच्च कैपेसिटेंस मान वाले कैपेसिटर बनाने के लिए वैद्युतिक अपघटन प्रक्रिया के द्वारा कैपेसिटर के दो प्लेट युग्मों के मध्य डाई इलेक्ट्रिक परत तैयार की जाती है। इस प्रकार के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहलाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे सेल। ठीक है। इसके सेल के बारे में समझ लीजिए क्या होता है सेल। देखिए सेल, ठीक है, सेल जो है वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है अथवा रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। ठीक है। देखिए आगे देखिए, सेल विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं द्वारा शुद्ध डीसी वोल्टेज प्रदान करती है, जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में पावर सप्लाई के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रेडियो, मोबाइल, घड़ियों व टॉर्च आदि में किया जाता है। ठीक है। सेल की संरचना। ठीक है। सेल की संरचना क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए क्या है। यहाँ देखिए अगला पॉइंट है सेल की संरचना। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, सेलों में जो है आपका देखिए, सेलों में सामान्यतः दो विद्युत की छड़ों को किसी धातु लवण के द्वारा धातु लवण के द्रव में डुबोकर रखा जाता है। इन धातु छड़ों को विद्युत तार के द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। निम्न चित्र में सेल की संरचना को दर्शाया गया है। ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे ये कैथोड है। ठीक है। और ये जो आपका होगा ये एनोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया भी गया एनोड, और ये जो है कांच का बर्तन रखा गया और इसमें ये धनात्मक आयन जो है आयंस है जो है, और ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है आपका ऋणात्मक आयंस है। ठीक है। चलिए ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये सेलों की संरचना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए सेल के प्रकार। सेल के प्रकार के बारे में देखिए क्या है। सेल जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल के बारे में देखिए, प्राइमरी सेल क्या होता है जिसके बारे में समझते हैं। जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होते हैं वो प्रथम सेल कहलाते हैं। इन इन सेलों को पूर्णतः आवेशित नहीं किया जा सकता है, जैसे वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लेक्लांची सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, क्षारीय सेल, ये सब सेल्स जो हैं इसे हम लोग दोबारा जो है चार्जिंग नहीं कर सकते, दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखे होइएगा, जो घड़ी में बैटरी लगी होती है या पहले की जो टॉर्च में बैटरी लगती है, वो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं, फिर दूसरी बैटरी उसमें नई बैटरी लगाते हैं ना, वो दोबारा चार्ज नहीं होते। वो सब कौन सी बैटरी है? प्राइमरी सेल है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला आपका सेल को डिफाइन किया गया। देखिए पहले उसमें दिया गया था वोल्टाइक सेल क्या होता है, उसके बारे में समझते। देखिए सन 1800 के लगभग सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वैद्युत वाहक बल उत्पन्न में सफलता प्राप्त की। वोल्टा द्वारा दिए गए सेल को वोल्टाइक सेल कहा गया, ठीक है। वोल्टा नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सेल को क्या कहा गया? वोल्टाइक सेल कहा गया, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ से इनमें कांच के पात्र में तनुगंधक का अम्ल H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तथा तांबे की क्षार एनोड एवं जस्ते की क्षार कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे एक लैंप लगाया गया जो विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाएगा, और जिनसे तांबे का छड़ जो एनोड के रूप में बनाया गया है, और ये बर्तन है, और इसमें जो है SO4 आयन इसमें जो है आयन जो डला हुआ है, और देखिए H2SO4 तनु इसमें है, और इधर में जस्ता की छड़ जो कैथोड के रूप में डाला गया है, और जो है ऊपर बाह्य इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन जा रही है, और इस लाइट से होते हुए जो है इस बल्ब से होते हुए आपका इधर साइड में इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आपका वोल्टाइक सेल जो है काम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका रासायनिक क्रियाएं, ठीक है। देखिए रासायनिक क्रियाएं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 में हाइड्रोजन में धन आयन तथा सल्फेट में ऋण आयन उपस्थित होते हैं। वास्तव में ठोस लवण को जल आदि विलायक में घोलते ही उसके धन तथा ऋण आयंस पृथक हो जाते हैं, ठीक है। H2SO4 जो है 2H प्लस SO2 होता है, ठीक है। एनोड तथा कैथोड को लोड से संयोजित कर देने पर सेल में निम्न रासायनिक क्रियाएं होती है। एक नंबर पॉइंट में क्या है? कैथोड पर Zn2 प्लस जो है SO2 माइनस पे जो है 4 होता है, जो ZnSO4 हो जाता है, ठीक है। और एनोड पर जो है 2H प्लस जो है यानी कि 2H धनायन होता है, प्लस 2E यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन जो भी होता है ऋण होता है, तो इसको जो हम लोग करेंगे तो ये हमारा जो इसको प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है? H2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रासायनिक क्रियाएं होती है। और देखिए आगे क्या है? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते की छड़ से तांबे की छड़ की ओर तथा सेल के बाहर तांबे के छड़ से जस्ते के छड़ की ओर होती है, ठीक है। वह परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पे उसका बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, उसके बारे में देखिए। एडवांटेज देखिए, पहला पॉइंट है आपका, इसमें वातावरण पर इसका कोई जो है विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका, वह
एवं वोल्टेज प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए इसकी हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में देख लीजिए। देखिए इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। दोष, देखिए इसे जो है पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है दोष एवं निवारण। ठीक है, देखिए वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवाच्छादन ध्रुवाच्छादन नामक दोष होते हैं। ठीक है, इनका निवारण इस प्रकार किया जाता है। देखिए इनका निवारण किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए क्या है, पहला पॉइंट में देखिए स्थानीय क्रिया। स्थानीय यानी कि लोकल एक्शन क्या होता है। देखिए जस्ता एक ऐसी धातु है जिसे समानता कई प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, जिसे लोहा, कार्बन व सीसा आदि जस्ते के क्षण में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के लवण, कार्बन के कण, गंधक, अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलाकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं और इन लघु सेलों में होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ ही व्यय होती रहती है। वोल्टाइक सेल का यह दोष स्थानीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए निवारण। ठीक है, स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की जो है परत चढ़ा दी जाती है। यह परत केवल जस्ते को ही गंधक अम्ल के जो है संपर्क में आने देती है और अशुद्धियों को गंधक अम्ल से जो है संपर्क नहीं करने देती। इस प्रकार यह दोष जो है लगभग दूर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, इसका निवारण है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे ध्रुवाच्छादन क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। दी गई रासायनिक क्रियाओं में एनोड पर हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है। ये बुलबुलें तांबे की छड़ के चारों ओर एकत्र होकर उसे अचानक बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय तक कार्य करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाता है। वोल्टाइक सेल का यह दोष विच्छादन कहलाता है। ठीक है, देखिए निवारण क्या है। ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर एक संदर्भ पात्र में मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है, देखिए हम लोग कहाँ देख चुके थे, बीच में थोड़ा दिक्कत हो गया था। देखिए यहाँ से हम लोग देख रहे थे, तो देखिए क्या है, ये बुलबुले तांबे की छड़ के चारों ओर एकत्रित होकर उसे अचालक बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ समय तक कार्य करने के बाद सेल निष्क्रिय हो जाते हैं। वोल्टाइक सेल का यह दोष विच्छेदन कहलाता है। ठीक है, उसका निवारण क्या है, देखिए यहाँ से उसका निवारण दिया गया है। विच्छादन दोष को दूर करने के लिए एनोड के चारों ओर एक संदर्भ पात्र के मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 चूर्ण रखा जाता है। ठीक है, यह चूर्ण हाइड्रोजन गैस से दूर क्रिया करके जल बनाता है। ठीक है, देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, 2MnO2 + H2 = Mn2O3 + H2O। ठीक है, Mn2 दूसरा है इसका 2Mn2O3 = O2 = 4Mn2O2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, उक्त रासायनिक क्रिया में जल के साथ साथ मैंगनीज परऑक्साइड
Mn2O3 बनाता है जो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रयोग से विच्छेदन दोष दूर किया जाता है, ठीक है, दूर हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, यहाँ पर अन्य विवरण दिया गया है। क्या है, वोल्टाइक सेल का जो है का विद्युत वाहक बल 1.0108 वोल्ट होता है, ठीक है। अन्य प्रकार के परिष्कृत सेलों का निर्माण हो जाने से जो है निर्माण हो जाने से इस सेल का प्रचालन लगभग समाप्त हो चुका है, ठीक है। इस सेल का जो है प्रचालन कम हो गया क्योंकि अन्य सेल और भी आ गए, इसलिए इससे अच्छे सेल आ गए, इसलिए ये जो है आपका 1.08 वोल्ट निकालता है, ठीक है। इसका अनुप्रयोग देख लीजिए, इसका एप्लीकेशन क्या था उसके बारे में देख लीजिए। इन सेलों का उपयोग स्थिर वोल्टेज एवं धारा प्रदान करने वाले वैद्युतिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे टीवी, रिमोट, कार बैटरी, इन्वर्टर आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए दूसरा क्या है आपका डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल के बारे में जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आज से पहले जो भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, अगर आप लोग उसको नहीं देखें, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के हम लोग अभी चैप्टर नंबर जो है 11 तक देख चुके हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर हम लोग 11 देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है शुरू से देखिए ताकि आपको पूरी वीडियो पूरे चैप्टर समझ में आएगी, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अच्छे से खाना पीना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।